गुजरात दंगे से जुड़ी सभी मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद करवा दिया गया। जितनी भी मामलों में मोदी या अमित शाह कन्विक्ट थे, सभी का चैप्टर क्लोज कर दिया गया। 20 साल तक मामला नहीं चल सकता कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे केसेस को क्लोज कर दिए जिसमें इंसाफ मिलना अभी बाकी था या फिर आधा अधूरा इंसाफ हुआ हो। तो फिर आईपीएस संजीव भट्ट का केस या उन पर लगे मुकदमे को क्यों डिसमिस करने से सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया, जबकि ये मुकदमे पिछले 22 साल से चल रहे हैं। क्या इसलिए आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि जो काम आज तक किसी पुलिस अफसर ने नहीं कर पाया वो काम संजीव भट्ट ने किया था। देश के सबसे शक्तिशाली नेता और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी थी। क्या इसलिए संजीव भट्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया? जहां यूयू ललित के चीफ जस्टिस बनते ही गुजरात दंगे को इतिहास से मिटाने की कोशिश शुरू हो गई, वहां संजय भट्ट का मामला क्यों क्लोज नहीं किया गया, क्यों डिसमिस नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज नहीं की और करने से इनकार कर दिया? आइए आपको विस्तार से बताते हैं, साथ में राजनीतिक जोकरगिरी के चलते किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक के इशारे पर काम कर रहा है वो भी आपको बतलाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अदिति। स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मामला साल 1990 का है। उस वक्त संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के वक्त जामनगर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में लिया था। उन्हें बहुत ही ईमानदार अफसर माना जाता था। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक शख्स प्रभुदास की कथित टॉर्चर के कारण रिहा होने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद 8 पुलिस वालों पर कस्टडी में मौत को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसमें संजीव भट्ट भी शामिल थे। लेकिन बाद में यह मामला क्लोज भी कर दिया गया गुजरात सरकार द्वारा। फिर बाद में दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक संजीव भट्ट ने गांधीनगर स्थित स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया। उन पर गुजरात की आंतरिक सीमा, तटीय और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा था। इसके अलावा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी भी भट्ट के हाथों में ही थी। इसी दौरान फरवरी-मार्च 2002 के दौरान गोधरा में ट्रेन जला दी गई, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। बताया जाता है कि इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। 9 सितंबर 2002 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर एक भाषण में मुस्लिमों में उच्च जन्म दर को लेकर सवाल उठाए। हालांकि मोदी ने ऐसे किसी भाषण से इनकार किया। इस पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनसीएम ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। मोदी के तत्कालीन प्रिंसिपल सिक्योरिटी पी.के. मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के पास उनके भाषण की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भाषण की एक कॉपी एनसीएम को सौंप दी। उसके बाद ही मोदी सरकार ने ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को तबादला कर दिया। इन अफसरों में संजीव भट्ट भी शामिल थे। 2002 दंगों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। इस ट्रिब्यूनल को गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या ने बताया कि गोधरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी। तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या ने बताया कि इस बैठक में मोदी ने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका देना चाहिए। पांड्या ने कहा और उनके मुताबिक इस बैठक में शामिल पुलिस अफसरों में संजीव भट्ट भी थे। दंगों के 9 साल बाद 14 अप्रैल 2011 को भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यही आरोप लगाए। उन्होंने गुजरात दंगों के लिए बनाई गई एसआईटी पर भी पक्षपात के आरोप लगाए और संजीव भट्ट एकमात्र ऐसा पुलिस अफसर थे जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाही दी। लेकिन 13 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर भट्ट के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन इससे पहले ही जून 2011 में जब पहली बार संजय भट्ट ने मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तब फिर से 1990 में कस्टोडियल डेथ में जिस कार सेवक की मौत हुई थी उस केस को फिर से रीओपन किया गया और संजीव भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया। जो केस खुद गुजरात सरकार ने क्लोज कर दिया था उसे सरकार फिर से रीओपन
क्यों किया, ये सब कोई समझ सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में संजीव भट्ट गुजरात दंगों के मामले में मोदी की उस बात का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आगे कहा कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकाल लेने दो, ऐसा तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा था। आज इतने साल बाद जब गुजरात के उस भयंकर हादसे को, या आप उसे सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं, उस गुजरात दंगे को मिटाने की जड़ से मिटाने की कोशिश हो रही है, तब संजीव भट्ट की आपराधिक मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज क्यों कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया? गुजरात हाईकोर्ट ने भट्ट के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया और अपने आदेश में कहा कि उन्हें मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी को तलब करने के मजिस्ट्रेट के आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश खड़े होने की सजा संजीव भट्ट को मिल रही है, वरना जिस केस को खुद गुजरात कोर्ट ने क्लोज किया उसे फिर से मोदी के खिलाफ बयान देने के तुरंत बाद रीओपन करना क्या साजिश है या बस इत्तेफाक है? इस सवाल का जवाब क्या होगा ये आप खुद सोचिए। 20 साल पुराने केस बताकर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये केस 20 साल पुराना है और जिस शख्स पर ये केस है वो आज मुख्यमंत्री है, वो आज सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आज भी न्याय जाति धर्म पैसा पावर देखकर मिल रहा है तो इस देश में इंसाफ के लिए उस पार खड़े आदमी को इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आज ये कड़वा सच है कि देश में भाजपाइयों के लिए न्याय कानून इंसाफ अलग है और दूसरे तरफ खड़े लोगों के लिए न्याय कानून इंसाफ अलग तरीके से काम करता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? 22 साल पुराने केस को रीओपन करना और एक आईपीएस अफसर को सिर्फ सरकार के खिलाफ जाकर गवाही देने के लिए जेल में कैद करना क्या बदले की राजनीति नहीं है? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाती हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। और देशनीति इसी तरह से वो हर एक पहलू पर बात करेगा जो गलत एजेंडे के साथ आपसे छुपाया जाता है। इसलिए कहती हूं कि देशनीति की हर एक रिपोर्ट को देखें, क्योंकि हमारी हर एक रिपोर्ट कोई ना कोई सच का पर्दाफाश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।